हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, कल वाली वीडियो में मैंने आपको पेडागोजी की पहली क्लास पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, सीखना क्या होता है और परिपक्वता क्या होता है। आज दोस्तों हम पेडागोजी की दूसरी क्लास में पढ़ेंगे कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान। इससे कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वाली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे विकास, बाल विकास किसे कहते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं और अवस्था में कौन कौन से कार्य होते हैं और अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और कारकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस वाली वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बाल विकास किसे कहते हैं। देखो, तो बाल मनोविज्ञान को हम पढ़ते हैं तो ये कहलाता है बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान में एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करता है। अब समझना दोस्तों, अब जब बाल मनोविज्ञान की बात होगी तो एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करेगा, तो उसमें एक ऑप्शन होगा गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जितनी भी विशेषताएं हैं, जितने भी गुणात्मक और परमाणात्मक परिवर्तन और जितनी भी विशेषताएं आती हैं, उसको क्या नाम दिया गया है, बाल मनोविज्ञान। देखिए, इन अवस्थाओं में होने वाले गुणात्मक एवं परमाणात्मक परिवर्तन को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। अब दोस्तों, 2 चीज आती हैं, एक होता है बाल मनोविज्ञान, एक होता है बाल विकास। अब बाल विकास से पहले बाल मनोविज्ञान आया, तो यानी उसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जितनी भी विशेषताएं आती हैं बालक में, जितने भी गुण आते हैं, गुणा परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक होता है, एक मात्रात्मक होता है। यानी जिनको हम अंक प्रदान कर दें वो कहलाता है मात्रात्मक, और जिनको विशेषताओं के आधार पर बांटा जाए वो कहलाता है गुणात्मक। अब देखो, मात्रात्मक या परिवर्तन क्या होता है, जिनको जिन परिवर्तनों को संख्या प्रदान की जाती है, संख्या प्रदान
की जाती है वो क्या कहलाता है? मात्रात्मक। और गुणात्मक परिवर्तन कौन सा होता है दोस्तों? जिन परिवर्तनों को गुण और विशेषता प्रदान की जाती है। यानी परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। दो प्रकार के, गुणात्मक, एक मात्रात्मक। मात्रात्मक का दूसरा मैं आपको बताता हूं परिमाणात्मक। यानी ऐसा परिवर्तन जिसको हम कोई संख्या, कोई अंक प्रदान कर लें, वो कहलाता है मात्रात्मक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जिसको गुण और विशेषताओं के आधार पर बांटा जा सके, वो कहलाता है गुणात्मक परिवर्तन। अब क्वेश्चन ये आता है कि बाल मनोविज्ञान में एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय किसका अध्ययन करेगा? तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करेगा। यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो कुछ भी कार्य हो रहा है बालक के जीवन में, वो कहलाता है हमारा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में दो प्रकार के गुणों का अध्ययन किया जाता है, दो प्रकार के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। जो मैंने अभी लिखा है, जिसको संख्या प्रदान की जाए वो मात्रात्मक या परिमाणात्मक कहलाता है, जिनको गुण और विशेषता प्रदान की जाती हैं वो परिमाणात्मक कहलाता है। दोस्तों आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। बाल विकास। अब इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बाल विकास समझना है। बाल विकास के कारक दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाल विकास के सिद्धांत होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप इनको नोट करें। अब दोस्तों आता है बाल विकास। देखो बाल विकास क्या होता है। देखो बाल विकास से तात्पर्य एक बालक में होने वाले गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। ठीक है, बाल विकास को बहुआयामी भी कहा जाता है, अर्थात बाल विकास में व्यक्ति के विभिन्न पक्षों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई, मनोगत्यात्मक,
मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषा और मनोगत्यात्मक का अध्ययन करना ही बाल विकास कहलाता है। बाल विकास कहलाता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो बाल विकास होता है वो कब से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों इसकी जो प्रारंभ की हम बात करते हैं तो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और कहाँ तक चलता है, मृत्यु पर्यंत तक चलता है। अब बात अगर दोस्तों ये करता है कि जो बाल विकास है किस अवस्था से किस अवस्था तक चलता है, तो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत। अगर दोस्तों बात लग जाती है कि एक अध्यापक बाल विकास का अध्ययन करना चाहता है तो वो कब से कहां तक करेगा, तो वो करेगा दोस्तों गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। अगर उसने पूछा कि अगर वो अध्यापक का नाम लगा देता है तो आपको लगाना गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। अगर वो अध्यापक का नाम नहीं लगाता तो बाल विकास जो प्रारंभ होता है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। अब बाल विकास की अवस्थाएं जो मैं अभी पढ़ाऊंगा कि बाल विकास से एक बालक में होने वाले गुणात्मक परमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। बाल विकास को बहुआयामी कहा जाता है, अर्थात बाल विकास के व्यक्ति के विभिन्न पक्षों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, यानी जितने भी मैंने पक्ष लिखे हैं उन पक्षों का अध्ययन करना ही बाल विकास कहलाता है। यानी शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, भाषाई विकास कैसे होता है, मनोगत्यात्मक विकास कैसे होता है। एक और लिख देते हैं क्रियात्मक विकास कैसे कहलाता है। क्रियात्मक विकास कैसे होता है, तो आप इसको नोट कर लें। फिर चलते हैं बाल विकास की अवस्थाओं से। वहां से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहेंगे। आगे चलते हैं। अब देखो अवस्थाएं। देखो अब पेडागोजी की हम क्लास पढ़ रहे हैं। अगर हम यूपी टेट, सुपर टेट की पढ़ें तो 4 अवस्थाओं को पढ़ते हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन जब हम पेडागोजी में पढ़ते हैं तो सारी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था को, दूसरा बात करते हैं बाल्यावस्था को, तीसरी बात करते हैं दोस्तों हम किशोरावस्था को, नेक्स्ट बात करते हैं युवावस्था को, नेक्स्ट बात करते हैं प्रौढ़ावस्था को, और लास्ट पढ़ते हैं हम वृद्धावस्था को। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इनको भी समझना। इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे पट्ट होता है दोस्तों कि अगर हम नोट डाल के पढ़ें इधर तो एक क्वेश्चन आता है कि विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था को कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है शैशवावस्था को। यानी कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें हम विश्वास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो उस अवस्था को माना जाता है शैशवावस्था। दूसरा पहचान बनाम पहचान दुविधा,
ये दोस्तों कौन सी अवस्था होती है? तो दोस्तों ये होती है किशोरावस्था। यानी किस अवस्था में बालक अपनी पहचान भी बनाता है और पहचान बनाते बनाते दुविधाओं में, परेशानियों में घिर जाता है, वो होती है किशोरावस्था। तीसरा, प्रजनकता बनाम अकेलापन। प्रजनकता बनाम होता घनिष्ठता। ये कहलाती है मध्य प्रौढ़ावस्था। एक और आती है दोस्तों अकेलापन बनाम सामूहिकता। ये होती है दोस्तों युवावस्था। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस अवस्था में बालक को विश्वास बनाम विश्वास कहा जाता है? शैशवावस्था में। यानी किस अवस्था में हम बालक पर विश्वास भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो उस अवस्था को कहा जाता है शैशवावस्था। कैसे? अगर एक बालक से हमने छोटे को मोबाइल दे दिया, अब हो भी सकता है मोबाइल को फेंक भी सकता है और नहीं भी फेंक सकता है, तो विश्वास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, उस अवस्था को कहा जाता है शैशवावस्था। अब दूसरा आता है पहचान बना पहचान दुविधा। तो यानी इस अवस्था को हम समस्याओं से घिरा कल कहा जाता है कि किस अवस्था में बालक अपनी पहचान बनाने के लिए विभिन्न समस्याओं का सामना करता है और समस्याओं का सामना करते करते खुद भी समस्या में घिर जाता है, अपने लिए भी दुविधा उत्पन्न कर लेता है, उस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों किशोर अवस्था। अब प्रजनकता बनाम घनिष्ठता, यानी किस, अब ये बात यहाँ पर गृहस्थ की आ जाती है, यानी उसकी शादी हो जाती है, सब कुछ बच्चे हो जाते, भी बच्चे, तो किस अवस्था में बालक प्रजनकता बनाम घनिष्ठता यानी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने की कोशिश करता है, वो मध्य प्रौढ़ावस्था कहलाती है। अब अकेलापन में क्या, इसके बाद जस्ट ये अवस्था आती है दोस्तों युवावस्था। प्रौढ़ावस्था के बाद युवावस्था, यानी 21, 22, 23 साल का जो भी व्यक्ति होता है उस समय युवा कहलाते हैं। तो यानी कभी कभी तो अकेलापन महसूस करता है, कभी कभी समूह में रहना पसंद करता है। यानी किस अवस्था में बालक अकेला रहना पसंद करता है या समूह में रहना पसंद करता है, तो दोस्तों उस अवस्था को कहा जाता है युवावस्था। अब बात यहाँ पर आती है कि इसकी अवस्थाओं किससे होती है? तो वृद्धावस्था में तो सिंपल समझना, बिल्कुल एक तरह से समूह में रहना चाहता है, गृह में रहना चाहता है। अगर वो पूछता है कि प्रजनकता बनाम घनिष्ठता मध्य प्रौढ़ावस्था, अकेलापन बनाम सामूहिकता युवावस्था, पहचान बनाम पहचान दुविधा किशोरावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास शैशवावस्था, ये कहलाता है। आप इनको नोट कर लें, फिर हम इनकी विशेषताओं से चलते, जो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं पेडागोजी के, आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हम। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं शैशवावस्था। ठीक है, अब देखो बात यहां पर इसकी आती है शारीरिक विकास तीव्र, मानसिक विकास तीव्र, भाषा की सर्वोत्तम अवस्था, सीखने का आदर्श काल, अनुकरण की प्रवृत्ति,
दूसरों पर निर्भर, संवेग की अधिकता और खेलने की मन लिखिए। मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार। अब दूसरी आती दोस्तों बाल्यावस्था। इसमें देखें सामूहिकता की भावना, गंदी आयु, स्कूली आयु, समूह में रहना, शारीरिक और मानसिक विकास, स्थायित्व, खेलने की प्रवृत्ति, सीखने का अनोखा काल, अमूर्त चिंतन प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, अब इधर हम चलते हैं किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में समस्या समाधान, अमूर्त चिंतन, शारीरिक और मानसिक विकासपूर्ण, तर्क करने की पूर्ण योग्यता, समस्यात्मक काल। इनमें से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो एक बात यहां पर आती है कि अगर सीखने का आदर्श काल की बात करें तो ये कहा है वैलेंटाइन ने, अगर सीखने का अनोखा काल कहा है तो कोल एंड ब्रूस ने, और सीखने का समस्यात्मक काल कहा है स्टेनलेहोन ने। अगर वो कहता कि इसके जनक कौन है तो वैलेंटाइन है। अगर वो कहता कि इसके जनक कौन है तो कोल एंड ब्रूस है। अगर वो कहता है कि इसके जनक कौन है तो स्टेनलेहोन है। इनमें से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन ये पुटअप होता है दोस्तों का, किस अवस्था में बालक में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है? शैशव अवस्था में। किस अवस्था को भाषा की दृष्टि से सबसे अच्छी अवस्था माना जाता है? शैशव अवस्था को।
किस अवस्था में बालक में संवेगों का विकास होता है? शैशव अवस्था में। किस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है या दूसरों पर निर्भर रहता है? शैशव अवस्था में। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशव अवस्था को। बाल्यावस्था के जनक की बात करें, कोल एंड ब्रूस, यानी किस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है या सामूहिकता की भावना पाई जाती है या समूह में रहना पसंद करता है, वो बाल्यावस्था में है। किस अवस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में एक ठहराव यानी स्थायित्व का मीन्स होता है ठहराव आना, ठहराव आ जाता है, वो बाल्यावस्था कहलाती है। किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है? बाल्यावस्था को। और ये किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने। किस अवस्था में बालक का, देखो दोस्तों, अगर वो बात कर रहा है अमूर्त चिंतन प्रारंभ, तो बाल्यावस्था लगाना है। अगर अमूर्त चिंतन पूर्ण की बात करें तो किशोरावस्था लगाना है दोस्तों आपको। अगर वो कहता है किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण हो जाता है, तो किशोरावस्था। किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है, तो लगानी है बाल्यावस्था। किशोरावस्था के जनक कौन है? स्टेनली हॉल है। किस अवस्था को समस्यात्मक काल कहा जाता है? समस्याओं से घिरा काल कहा जाता है किशोरावस्था को। किस अवस्था में बालक अच्छी तरह से तर्क करने लग जाता है? किशोरावस्था में कहलाता है। किस अवस्था में बालक का मानसिक और शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था है। इसमें से आपको कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अगर इनके जनक की बात करें, वैलेंटाइन, कोल एंड ब्रूस, स्टेनली हॉल। सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने। सीखने का अनोखा काल किसने कहा? कोल एंड ब्रूस ने। सीखने का समस्यात्मक काल किसने कहा? स्टेनली हॉल ने कहा है। कंपलसरी आपको मिलेंगे। अब चलते हैं बाल विकास के सिद्धांत, जो कंपलसरी क्वेश्चन वहां से मिलते हैं। देखो समझाऊंगा मैं, समझना। पहला आता है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। लंबवतन होकर वर्तुलाकार का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत है। एक को लिख दे रहा हूं दोस्तों मैं। अंतर संबंध का सिद्धांत। इनको दोस्तों समझना क्लियर, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी निरंतरता का सिद्धांत ये कहलाता है कि ये जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है।
यानी इसका विकास कभी रुकता नहीं। कि व्यक्ति का जो निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर यानी जन्म से पूर्व से प्रारंभ होकर और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी निम्न में से कौन से सिद्धांत के अनुसार विकास कभी एक रुकने वाली प्रक्रिया है? निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार कि संसार में किन्हीं दो व्यक्तियों का विकास एक समान नहीं होता है, यानी एक व्यक्ति ये और एक व्यक्ति ये, तो इन दोनों में जो भी विकास होगा वो अपने आधार पर होगा। हो सकता है ये 12 साल का व्यक्ति अच्छा लगने लगे और ये 18 साल का व्यक्ति, तो हो सकता है 18 साल के व्यक्ति में जितना विकास हो सकता है उस 12 साल के में होगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये कहलाता है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उन दोनों में जो भी विकास होगा वो अपनी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होगा। क्लियर दोस्तों? भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या कहलाता है? कि अगर हम वर्तमान को देखकर उसके भविष्यवाणी कर सकते हैं। कि आपने कहावत सुनी होगी कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, यानी अगर वर्तमान को देखकर हम भविष्यवाणी कर देते आगे जाके इसका ये होने वाला है, लेकिन पूरे होने की उम्मीद ना करें, वो कहलाता हमारा भविष्यवाणी का सिद्धांत कहलाता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो परस्पर संबंध के सिद्धांत में क्या होता है कि व्यक्ति के, मैंने आपको 4 पक्ष पढ़ाए, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, यानी किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अन्य 3 को भी प्रभावित करता है। सब एक व्यक्ति को गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, यानी गुस्सा, एक व्यक्ति को गुस्सा बहुत तेज आ रहा है तो उसके संवेगात्मक विकास हो रहा है। जब उससे गुस्सा बहुत तेज आएगा तो उसका शारीरिक परिवर्तन भी होगा, उसकी बुद्धि में भी परिवर्तन होगा और उसके समाज में भी परिवर्तन होगा। वो ढंग से किसी से बात नहीं कर पाएगा। वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी किस व्यक्ति के किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अन्य 3 को प्रभावित करे, वो कौन सा संबंध कहलाता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्योंकि ये चारों पक्ष एक दूसरे से गुथे हुए कहलाते हैं। अब एकीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों? एकीकरण का सिद्धांत ये कहलाता है कि पहले व्यक्ति के छोटे हिस्से में विकास होगा फिर पूरे शरीर में। यानी एक बालक पहले छोटी उंगलियों को चलाना सीखेगा, थोड़ी थोड़ी आंखें खोलना सीखेगा, फिर उसके बाद पूरे शरीर में होगा। आपने नाम सुना होगा, सबसे पहले दूध के दांत निकलते हैं, फिर दूसरे वाले निकलते हैं और सबसे बाद में अकल डार निकलती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आता है कि एक बालक खिलौने को पकड़ने के लिए पहले उंगलियों को फिर पूरे हाथ को चलाना सीखता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? एकीकरण का। यानी मानव शरीर के पहले किसी छोटे से हिस्से में विकास होगा फिर धीरे धीरे करके बड़े हिस्से में फैल जाएगा। वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। अब विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। इस सिद्धांत में क्या कहलाता है कि शब्द ये एक व्यक्ति है, इसका यहाँ पर जन्म हुआ और यहाँ पर उसकी मृत्यु होने वाली है, समझना। तो उसका जो विकास है वो जीवन पर्यंत ऐसे चलता रहेगा? जी नहीं, कभी अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती तो कभी घटता बढ़ता रहता, घटता बढ़ता रहता ऐसे, यानी कभी कमी तो कभी बढ़ा, कभी कम तो कभी बढ़ा। तो उन्होंने कहा विकास लंबवत ना होकर, यानी एक ही राह में नहीं चलता, कभी घटता भी है कभी बढ़ता भी है। वो कौन सा कहलाता है? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार का सिद्धांत कहलाता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, हम दोस्तों आपको याद रखना है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। यानी पहले हमारा पूरा शरीर बनेगा फिर शरीर के विशिष्ट अंग बनेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गर्भावस्था में मानव का सबसे अंग में मानव के किस अंग का विकास होता है? तो आपको लगाना पैर के नाखून का। अंतर संबंध के सिद्धांत को इस वाले सिद्धांत के कोरिलेट हम के जोड़ते हैं कि अंतर संबंध यानी ये चारों पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों क्लियर है? आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों आते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो कारक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होते हैं दोस्तों आंतरिक कारक, आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता वंशानुक्रम, एक होता दोस्तों बुद्धि, एक होता है परिपक्वता, एक होता है संवेग, एक होता दोस्तों सामाजिक प्रकृति।
ये पहला दोस्तों। अब दूसरे की बात करें हम, बाह्य कारक। अब बाह्य कारक में कौन सा आता है दोस्तों? एक आता है वातावरण, एक स्वास्थ्य, एक आता है भोजन, एक आता है समाज, एक आता है पालन पोषण, माता का स्वास्थ्य, यहाँ से कंपलसरी एक क्वेश्चन मिलता है आपको कि निम्नलिखित में से बाल विकास के को प्रभावित करने वाले कारक को कितने भागों में बांटा गया है, यानी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दो हैं, एक आंतरिक बाह्य। वंशानुक्रम कैसे कारक कहलाता है कि मम्मी पापा से जो हमें विशेषताएं मिलती हैं उनके हिसाब से हमें जो भी होगा। अगर मम्मी पापा की हाइट ऊंची है तो हमारी हाइट ऊंची होगी, अगर मम्मी पापा की हाइट रंग काला है तो हमारा काला होगा। तो जो हमारा विकास निर्धारित होता है मम्मी पापा के आधार पर, जो हमारे शरीर की रचना होती है, वो वंशानुक्रम कहलाता है। अब बुद्धि का भी एक आपको इसका पेडागोजी में हम पढ़ेंगे। जब भी दोस्तों अभी पेडागोजी पढ़ रहे हैं हम, तो हमें गोडार्ड का मत पढ़ना है, क्योंकि आंतरिक कारक बुद्धि को बहुत प्रभावित करता है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। अगर मम्मी पापा की थोड़ी बुद्धि कम है, थोड़ा पागलपन सा है, तो हो सकता है बच्चे में आ सकता है, कंफर्म नहीं, आ सकता है, क्योंकि रखा गया। परिपक्वता क्या कहलाती है कि एक बालक जल्दी मैच्योर हो जाता है, लेकिन एक बालक बहुत कम मैच्योर होता है। एक बालक 10 साल की अवस्था में बहुत अच्छा मैच्योर हो जाता है, उसे सब कुछ समझ में आने लगता है, लेकिन एक बालक 20 साल का नहीं हो पाता। तो परिपक्वता को भी आंतरिक में रखा गया। संवेग जो मम्मी पापा से जो हमें मिलते हैं, अब एक मम्मी पापा क्रोधी स्वभाव के, तो उन्हें होने वाली संतान भी क्रोधी स्वभाव की हो सकती है, लेकिन एक मम्मी पापा के जो स्वभाव है वो शांत स्वभाव का है, तो उनकी होने वाली संतान भी शांत स्वभाव की हो सकती है। सामाजिक प्रकृति को दोस्तों हमेशा आपको आंतरिक में ही लगाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने की बात आप कोशिश करें कि जब एक बालक किसी समाज में जाता है, उस समाज में अपने आप को समायोजन करता है, तो दोस्तों एनसीईआरटी ने ये माना है कि वो जब किसी समाज में समायोजन करता है तो अपनी अंतरात्मा के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने मानसिक के आधार पर समाज में समायोजन करता है। अब सपोज एक ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति और ये एक समाज है, इस व्यक्ति को समाज पसंद है जबकि इसको पसंद नहीं है, तो जो इसको पसंद नहीं है तो उसने अपने अंदर से आवाज़ आई कि मैं समाज में नहीं रह सकता, तो आंतरिक तो हुआ। अगर सामाजिक प्रवृत्ति की बात करें, सामाजिक प्रकृति की बात करें, तो दोस्तों उसको आपको आंतरिक में लगाना। बाह्य की बात करें तो वातावरण, अगर सपोज एक बालक को दूषित वातावरण मिल रहा है तो उसका विकास अच्छे से होगा? जी नहीं होगा। एक बालक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो क्या उसका वो विकास ढंग से हो पाएगा? जी नहीं हो पाएगा। एक बालक को भोजन ढंग से नहीं मिल पा रहा तो क्या उसका विकास ढंग से हो पाएगा? जी नहीं। अब समाज, मैंने आपको कल पहले वाली वीडियो में बताया, दो प्रकार का समाज होता है, एक मृत समाज और एक जीवित समाज। मृत समाज उसे कहते हैं दोस्तों जो प्राचीन परंपराओं रूढ़िबद्ध धारणाओं से ग्रसित होता है। अब उस समाज में रहने वाला व्यक्ति, उसका विकास ढंग से हो पाएगा? जी नहीं। और एक जीवित समाज है, वो नए नए आयामों को समझा रहा है तो उसका विकास ढंग से होगा। पालन पोषण, जब एक बालक का पालन पोषण की बात करते हैं, अगर उसके मम्मी पापा उसकी अच्छी तरह से परवरिश करते हैं तो उसका विकास ढंग से होगा। अगर एक मम्मी पापा की परवरिश गाली गलौज से करते हैं तो उसका विकास कैसे होगा? माता का स्वास्थ्य, गर्भावस्था के समय माता का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है। अगर माता प्रेगनेंसी में है, गर्भावस्था के दौरान माता कोई हाई डोज की दवा खा लेती है, उसे अच्छा खान पान नहीं मिल पाता, ज़्यादा टेंशन में रहती है, तो उसका जो असर है वो बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, क्योंकि बाह्य माता का स्वास्थ्य लेकिन आंतरिक रूप से उस पर पड़ेगा, तो ये बाह्य और आंतरिक कारक कहलाता है। ये था दोस्तों बाल विकास पूरा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों कोशिश पूरी है कि आपको पेडागोजी की पूरी सीरीज़ मिले। कल की पेडागोजी में आपको वंशानुक्रम वातावरण से जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सबको करा दूंगा। वंशानुक्रम वातावरण से पुटअप होने वाले क्वेश्चन कौन से, ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट कर लें। धन्यवाद।